तन्ने सु प्यारी तू प्यारा मेरा मैं तेरी गिरी। वेलकम साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, विद्युत, जिससे कि आपके यूपी पॉलिटेक्निक हो चाहे आईआईटी प्रयागराज हो, उनमें 6 से 7 प्रश्न या फिर पूछे जाते हैं आपसे इस चैप्टर से। तो इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले बात होती है आवेश की। आवेश क्या होता है, जिससे हम लोग चार्ज कहते हैं। तो चार्ज क्या होता है, तो विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसे किसी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर उस पर बल का अनुभव कराने का कारण बनता है, जिसे हम लोग विद्युत आवेश कहते हैं। तो विद्युत आवेश जो होता है 2 प्रकार का होता है। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, चार्ज जो होता है पॉजिटिव या धनात्मक आवेश। एक होता है ऋणात्मक आवेश, पॉजिटिव और निगेटिव। 2 प्रकार के चार्ज होते हैं, ठीक। और अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज तो रिपल्सन होगा, नेगेटिव पॉजिटिव है तो अट्रैक्शन होगा। ये तो पता ही है। समान आवेश में प्रतिकर्षण, विपरीत आवेश, अरे समान आवेश में प्रतिकर्षण और विपरीत आवेश में क्या होता है, आकर्षण होता है। ये चीज तो पता होगा जनरली सभी लोगों को। अब बात आती है कि इनका मात्रक क्या होता है, पूछा जाता है परीक्षा में, आवेश का मात्रक क्या, 4 ऑप्शन देता है। तो इस आवेश का मात्रक जो होता है कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम। इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम। आपसे परीक्षा में पूछ सकता है कि विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है। तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। इनको दर्शाते कैसे भैया, देखिए किसी चार्ज का आवेश, आवेश को क्यू से दर्शाते हैं, इनका मात्रक कूलाम होता है। क्यू बराबर होता है आई गुणे टी, आई गुणे टी। आई, अब यहां पर आई आता है तो अब आई क्या चीज है, टी क्या है आपका, समय। टी क्या है, समय। या फिर समय को हम लोग लेते हैं सेकेंड में, इसमें लेते हैं सेकेंड में। और आई क्या आता है, विद्युत धारा। आई क्या होता है, विद्युत धारा, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। और इसका मात्रक क्या है, कूलाम। ठीक, विद्युत धारा आ गया। अब विद्युत धारा के बारे में समझना। अब विद्युत धारा क्या होती है, जैसे मान लेते हैं आपका ये वायर है, ठीक। मान लेते हैं कोई आवेश यहां पर एक कूलाम आवेश है, ठीक। 1 कूलाम 2 कूलाम जो भी है, इस आवेश को या इस एक सिरे से दूसरे सिरे तक, यहां से लेकर के यहां तक ले जाने की जो दर है, मतलब आवेश को प्रवाहित करने की जो दर है, धारा कहलाती है। यानी कि समझ रहे हैं कि पॉइंट अगर ये सर ए मान ले, इस पॉइंट को बी मान ले, यहां से आवेश यहां पर लेकर जाना है हमको, तो जिस रेट से, मतलब कि जिस रेट से, मतलब कि ये कह ले भाई 1 सेकेंड में कितना आवेश लेकर आगे जा रहे हैं। यहाँ 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश को वो यहां से कितना लेके जा रहा है, मतलब आवेश प्रवाह की दर। आवेश प्रवाह की दर को हम लोग क्या कहते हैं, धारा कहते हैं, विद्युत धारा। अगर बात करें कि यहां पर लिख सकते हैं कि आवेश प्रवाह की दर को, किसको भैया, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा। यदि हम एक t बराबर 1 मान लें तो q बराबर आई होगा। t बराबर 1 मान लें तो क्या होगा आपका, q बराबर आई होगा। तो यानी 1 सेकेंड में होगा। अगर 1 सेकेंड की बात कर लेंगे तो 1 सेकेंड में जितना आवेश होगा, आवेश की जो है 1 विद्युत एम्पियर के बराबर होगा। t बराबर 1 सेकेंड में बात कर ले तो विद्युत धारा अगर t बराबर, अगर ये आई तीनों को 1 मान ले तो क्यू 1 कूलाम आवेश, अगर आवेश जो यहाँ एक सिरा दूसरे तक जाएगा, ठीक। तो आवेश की परिभाषा क्या होगी आपकी धारा की, तो आवेश प्रवाह की दर जो होती है धारा कहलाती है। और इनका मात्रक जो होता है एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर। धारा का मात्रक क्या होगा आपका, एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, हमारे पास एम्पियर होता है। अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि भाई विद्युत धारा का मात्रक होता क्या है यहाँ पे, तो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। या फिर इनको कभी कभी परीक्षा में एम्पियर ना देकर के और घुमा कह सकता है। यदि यहाँ कह दे कि अगर इसको पक्षांतर कर दे, यहां पर आई बराबर क्यू बाई टी हो गया, तो क्यू का मात्रक होता है कूलाम, टी का हो गया सेकेंड।
कूलाम प्रति कभी कभी जो होता है परीक्षा में दे देता है कि विद्युत धारा का मात्रक ओम ना दे करके, सॉरी एम्पियर ना दे करके कहीं क्या जाता है कूलाम प्रति सेकेंड। तो कूलाम प्रति सेकेंड भी वही चीज है, क्या है, कूलाम प्रति सेकेंड। ठीक, कूलाम प्रति सेकेंड भी आपका विद्युत धारा की मात्रक है, एम्पियर भी विद्युत धारा की ही मात्रक है। तो दोनों चीजें कभी कभी देता है कि धारा की मात्रक क्या है, कूलाम पर सेकेंड हो मतलब एम्पियर की, उसमें ऑप्शन में नहीं रहेगा। तो आप हमेशा क्या मार्क किया, कूलाम प्रति सेकेंड। यदि धारा की मात्रक एम्पियर दिया हुआ है तो लिखना पड़ेगा, लेकिन ज्यादा हमको यूज क्या करना है, एम्पियर यूज करना है, कूलाम पर सेकेंड यूज नहीं करना है। बस मात्रक में घुमा करके आपसे पूछ सकता है कि धारा की मात्रक क्या होता है, तो आप हमेशा मार्क करिएगा कूलाम प्रति सेकेंड। ये हो गया विद्युत धारा। अब देखिए विभवांतर क्या होता है, थोड़ा सा विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। आपका अगर यहां से वायर है, मान लेते हैं लंबाई जो भी है यहां से यहां तक का, ठीक, एक कूलाम आवेश को अगर यहां से लेकर के यहां तक हम लोग जा रहे हैं, ठीक, एक कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, एक कूलाम किसी विद्युत तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक कूलाम आवेश को वहां तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है वो होता है विभवांतर। क्या बोलते हैं हम लोग, उसको हम लोग बोलते हैं विभवांतर या फिर पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, V बराबर होता है W/Q होता है, मतलब एक कूलाम आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है हमारा क्या होता है, विभवांतर। उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और इनका मात्रक जो होता है वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट। यदि वोल्ट ना दिया गया हो तो अगर यहां से देख ले अगर हम लोग, तो कार्य का मात्रक होता है जूल और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। जूल प्रति कूलाम भी कभी कभी दिया गया होता है कि विभवांतर का मात्रक क्या होगा, वोल्ट ना दे करके आपको अगर जूल प्रति कूलाम भी दिया गया है, आप जूल प्रति कूलाम को भी सही मानकर चलिएगा। ठीक, देखिए V बराबर W/Q है क्या कि एक कूलाम आवेश को विद्युत मतलब किसी चालक तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। ठीक, एक कूलाम आवेश को एक सिरा से एक क्या होगा आवेश यहां पर हो गया, हम यहां से ढो करके यहां तक ले जा रहे हैं आवेश को। इस आवेश को यहां से यहां तक ले जाने में जो किया गया कार्य होगा क्या होगा, हमारा विद्युत विभवांतर बराबर होगा, जिसको हम लोग वोल्ट कहते हैं। अब एक वोल्ट की बात करेगा तो यदि जो एक कूलाम आवेश को किसी चालक तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा, विभवांतर होता है। उस कंडीशन में दोनों चालक के मतलब दो चालक तार के सिरों के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट होगा। यदि हम जो है एक कूलाम आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक लेकर जाएंगे, उस दौरान जो होगा उसके बीच विभवांतर क्या होगा, 1 वोल्ट होगा। क्या होगा, 1 वोल्ट होगा, 1 वोल्ट। ऐसा कब होगा, जब चालक तार के जो दोनों 1 वोल्ट मतलब कि एक कूलाम आवेश को ले जाने में अगर कार्य होगा, उस कंडीशन में वहां पर वोल्ट क्या होगा, 1 वोल्ट हो जाएगा यहां पे। तो परीक्षा में अक्सर पूछ सकता है कि वोल्ट का मात्रक क्या है विभवांतर का। तो अगर आपको वोल्टेज दिया हुआ है तो ठीक, अगर कभी कभी होता है कि वोल्ट नहीं दिया होता है तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्योंकि हमको बेसिक नहीं पता। हम ये पढ़ते हैं कि धारक मात्रक एम्पियर, अब वोल्ट का मात्रक या फिर विभवांतर का मात्रक वोल्ट, लेकिन यह भी हो सकता है क्योंकि हमको बेसिक चीज पता नहीं होता परिभाषा से, तो हम वहां पर गलत करके चले आते हैं, दूसरा कोई ऑप्शन मार के चले आते हैं वहां पे। अब देखिए विभवांतर तो समझ गए होंगे, इनका मात्रक क्या है भैया, जूल प्रति कूलाम यानी वोल्ट। ठीक, अब उसके बाद आती है हमारे पास प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या है, तो प्रतिरोध एक प्रकार का जो चालक तार का एक भौतिक गुण है। क्या है, प्रतिरोध क्या है आपका चालक तार का भौतिक गुण है। और ये करता क्या है भाई, ये जो आवेश के वो प्रवाह का विरोध करता है। क्या करता है, धारा के प्रवाह का विरोध करता है। देखिए प्रतिरोध, इसके नाम में ही इसका जो है
क्वालिटी छिपा हुआ है, गुण छिपा हुआ है नाम में। प्रतिरोध यानी कि इसका मात्रा होता है रेजिस्टेंस। क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है? रेजिस्टेंस, या फिर ओम कहते हैं। इंग्लिश नाम रेजिस्टेंस हो गया ओम। क्या होता है? ओम, जिसका साइन होता है ऐसे करके बना देते हैं हम लोग, ठीक। ओम, ये ओम है क्या? किसी चालक पदार्थ का वह गुण। देखिए ये चालक पदार्थ का वह गुण इसलिए यार क्योंकि चालक की बात कर रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं। कंडक्टर की बात करेंगे हमेशा, इंसुलेटर रहेगा तो कुचालक जिसको बोलते हैं उसमें धारा प्रवाहित नहीं होती, उसकी बात हम लोग नहीं करेंगे, ठीक। इस चालक पदार्थ का वह गुण जो उस चालक तार में विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। अगर मान लेते हैं कि धारा ये लगा, प्रतिरोध लगाते हैं, प्रतिरोध, ठीक, तो प्रतिरोध का मान जितना बढ़ाते जाएंगे धारा का मान का बढ़ता जाएगा। तो गुण होता है कि चालक पदार्थ का गुण जो उस चालक तार में विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, फिर धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है, हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है? ओम। क्या होता है? ओम, ठीक। तो V बराबर होता है आई आर, आई इंटू आर, V आई इंटू आर होता है। तो आर बराबर होता है V बटा आई। आर बराबर क्या होगा? V बटा आई आर हो जाएगा। तो आर बराबर होता है V बटा आई। तो इसका मात्रक ओम होता है, लेकिन इसका अगर वोल्ट बटे वोल्ट प्रति अगर एम्पियर दिया हुआ तो भी सही मान लेंगे। ओम कभी कभी आपको मात्रक पूछ करके के ओम ना दे करके वोल्ट प्रति एम्पियर दिया हुआ है, वो भी क्या आपका सही है। तो हमारा जो इनका मात्रक जो होगा प्रतिरोध का वोल्ट प्रति एम्पियर यानी या ओम भी हो सकता है, तो दोनों हो सकता है। अब देखिए प्रतिरोध समझ में आ गया क्या है? किस चालक तार का गुण जो किस चालक तार में धारा के प्रवाह का क्या करता है? विरोध करता है, ठीक, या फिर धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है, जिसको हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? ओम होता है। एक चीज यहाँ पे आया है, प्रतिरोध आ गया अगर, तो यहाँ पे एक चीज देखिए आ गया है, ये चीज एक इक्वेशन बन के आया V बराबर आई आर। ये आया कहां से? तो एक वैज्ञानिक थे जॉर्ज साइमन ओम, एक वैज्ञानिक थे जॉर्ज साइमन ओम। तो आपको नाम से मतलब नहीं है, आपको मतलब है सिर्फ ओम का नियम, उन्हीं के नाम पर है। जॉर्ज साइमन जर्मन के साथ वैज्ञानिक है, वो एग्जैक्ट नहीं पता है उसके बारे में, लेकिन ओम का नियम इन्होंने बताया था कि यदि जो हम किसी चालक तार के प्रतिरोध या फिर किसी चालक तार में अगर हम विभवांतर और धारा में अगर संबंध देखा, उन्होंने निकाला तो एक चीज निकल के आया कि उन्होंने बताया कि यदि किसी चालक तार के भौतिक अवस्था का मतलब कि चालक तार है, जो मान लेते हैं तार है, उसके लंबाई में परिवर्तन नहीं किया, जितना है उतना रहने दें, ताप को न बढ़ाएं और दाब को न घटाएं न बढ़ाएं, मतलब ऐसा कुछ कर दें। मतलब कि उन्होंने बताया कि किसी चालक तार के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए। क्या किया जाए? कि भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए, भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए, ठीक। किसी चालक तार के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए। तो क्या क्या उन्होंने जो है V और I के बीच में एक संबंध बनाया था, किसी चालक तार के वोल्टता और धारा के बारे में संबंध बनाया, और उन्होंने बताया कि किसी चालक तार के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए तो उस चालक तार में बहने वाली धारा, जो इसमें धारा आपकी बह रही है, यहां से यहां तक जा रही धारा आई, उस चालक तार में बहने वाली धारा चालक तार के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर, मान लेते हैं यहाँ पर VA है, यहाँ पर VB है, हम दोनों को विभवांतर VA माइनस VB को V मान लेते हैं, तो उस चालक तार में दोनों सिरों के बीच के विभवांतर की अनुपाती होती है। विभवांतर को मान लेते हैं कि VA है, यहाँ पर VB है, तो VB माइनस VA अगर निकाले तो V मान लेते हैं अगर हम, तो क्या बताया कि चालक तार में दोनों सिरों के बीच मतलब किस धारा जो है चालक तार में बहने वाली धारा चालक तार के दोनों सिरों के बीच के विभवांतर के अनुपाती होते, यानी कि V प्रोपोर्शनल I। इन्होंने बताया कि V प्रोपोर्शनल क्या होता है? I। ओम ने बताया नियम, उन्हीं के नाम से हम लोग ओम के नियम के नाम से जानते हैं।
तो बी प्रोपोर्शनल क्या बताया, आई, ओम का नियम। अब यहाँ पर जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है इसको हम लोग हटाते हैं अगर, तो एक नियतांक आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। वो क्या होता है, उस चालक तार का ही प्रतिरोध होता है। तो V बराबर बन के आता है आई आर, इसको हटा देंगे तो आर आएगा नियतांक, तो आर आई या फिर आई आर लिख देते हैं हम लोग। अब प्रतिरोध की मात्रा क्या है, एम्पियर। तो यहां से हमारा ओम का नियम आता है, ओम का नियम। और देखिए इसी चीज को घुमा करके दो तीन चीजें पूछा जाता है कि इनमें से ओम के नियम के लिए कौन सा समीकरण सही है। तो कहीं कहीं V बराबर आई आर दे देगा, कहीं कहीं आई बराबर दे देगा वी आर, कहीं कहीं आई बराबर मतलब कि किसी ऑप्शन में आई बराबर वी आर दे देगा, कहीं कहीं देखिए कभी कहा होगा कि ये जो हमारा सही है ये नहीं देकर के किसी और चीज को दे देगा आई बराबर V बटा आर, तो बात वही चीज है, तो ये भी सही है। अगर यहाँ पर आर बराबर V बटा आई कहें तो वो भी सही है। तो जैसे 1 2 ये 3 से ये आपका गलत है यहाँ पे। तो आपको घुमा करके ऑप्शन में पूछ सकता है कि ओम के नियम के लिए कौन सा निम्न में से समीकरण सही है। आपसे एक प्रश्न इस टाइप से पूछा जाता है, कौन सा संबंध जो है इनके लिए सही है, ओम के नियम के लिए। अब बात आएगी उसके बाद प्रतिरोध के बारे में ज्यादा बात आएगी। प्रतिरोध जिसे बताया कि किस चालक तार का वह गुण है, किस चालक तार का वह भौतिक गुण है जो उस चालक तार में विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, प्रतिरोध होता है। अब प्रतिरोध जिसे यहाँ पर लगा रहे हैं, जिसे हम बोले भाई कि एक तार है तो प्रतिरोध का मान बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, धारा का मान कम होता जाएगा। तो यहाँ पर लगा दिए। अब ये जो लगाने का क्रम है ना वो दो प्रकार से हम लगा सकते हैं। ठीक, मान लेते हम एक प्रतिरोध लगा रहे हैं, हमारा मन के चलो 2 लगाएंगे, नहीं हमारा 5 लगाएंगे। तो अब इनको हम किस प्रकार से लगा सकते हैं। अब हर केस में धारा का मान नहीं घटेगा, हर केस में नहीं बढ़ेगा। अब किस केस में घटेगा, किस केस में बढ़ेगा, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी संयोजन के बारे में। तो प्रतिरोध को जो है 2 प्रकार से जोड़ सकते हैं, प्रतिरोधों को जो है 2 प्रकार से जोड़ा जाता है जिससे हम लोग प्रतिरोधक संयोजन कहते हैं। एक होता है क्रम, हमारा संयोजन की बात करें अगर तो एक होता है समांतर संयोजन, एक होता है श्रेणी संयोजन। क्या होता है, प्रतिरोध को 2 प्रकार से जोड़ सकते हैं, समांतर संयोजन और होता है श्रेणी संयोजन। तो अब देखेंगे समांतर संयोजन में क्या होता है और श्रेणी संयोजन में, क्योंकि इनसे प्रश्न पूछ लिया जाता है किस संयोजन में जोड़ने पर धारा का मान घट जाएगा, वोल्टेज का मान घटेगा। तो इससे प्रश्न भी आते हैं न्यूमेरिकल, आपके 2-3 न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं और सीधा सीधा प्रश्न भी आ जाता है। तो क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 6-7 कम से कम 6 या 7 प्रश्न आ जाते हैं इस चैप्टर से, इसको समझना बहुत जरूरी है। अभी बोला भाई संयोजन 2 प्रकार से होता है, एक होता है श्रेणी संयोजन जिसको हम लोग बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा होता है पैरेलल या फिर समांतर। क्या होता है, समांतर संयोजन। 2 प्रकार से हम लोग श्रेणी संयोजन, क्रम नहीं, हाँ श्रेणी क्रम बोल सकते हैं, श्रेणी संयोजन बोल सकते हैं, श्रेणी संयोजन या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन। ये होता है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन और ये होता है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो क्या बोलते हैं हम लोग, पैरेलल कॉम्बिनेशन। 2 प्रकार से हम संयोजन कर सकते हैं। तो देखिए संयोजन में 2 प्रकार से, किस प्रकार भाई, किसको हम श्रेणी कहेंगे, किसको संयोजन कहेंगे, इससे न्यूमेरिकल्स आते हैं, डायग्राम्स भी आते हैं, तो इसको समझना बेसिक जरूरी है एकदम। यदि जो है प्रतिरोध का जो एक सिरा दूसरे सिरे से इंड टू इंड जोड़ रहे हैं, जैसे कि एक मान लेते हैं कि प्रतिरोध है हमारे पास, ठीक, प्रतिरोध है, हम एक यहाँ प्रतिरोध रखे हुए हैं, हमारे पास 3 अलग अलग प्रतिरोध है, ठीक है, हमारे पास 3 अलग अलग प्रतिरोध है। ए प्रतिरोध है, मतलब ये प्रतिरोध ए बी सी मान लीजिए भी है, ए है, ये बी है, ये क्या है, सी है। हम अलग अलग प्रतिरोध का मान ले लेते हैं भाई। प्रतिरोध ए है उसका मान लेते हैं कि प्रतिरोध R1 ओम का है, एक का है हमारे पास R2 ओम का है और एक का है हमारे पास R3 ओम का है, इसका मान लेते हैं। तो अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए क्या होगा, तो श्रेणी क्रम में क्या है, यदि जो है इसका सिरा, इसका एक सिरा, सेकेंड सिरा, तो प्रतिरोध पहले का दूसरा सिरा इनके पहले सिरे से जोड़ दे, दूसरे के पहला से जोड़ दे, ठीक।
और फिर इनका दूसरा सिरा इसके पहले से जोड़ दें तो उस क्रम में क्या होगा, हमारा श्रेणी से क्रम होगा। जैसे ऐसे हमारा R1 था तो इनका दूसरा सिरा इसके पहले सिरे से जोड़ दे यहां से, फिर इनका ये सिरा इनके यहां से जोड़ दे, इनके दूसरे से जोड़ दे। तो इस दौरान में जो हमारा बन रहा है कॉम्बिनेशन, ये क्या बन रहा है, हमारे सीरीज कॉम्बिनेशन। ये क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, फिर श्रेणी क्रम। ये क्या है, श्रेणी संयोजन। क्या है, श्रेणी संयोजन। मतलब समझ में, श्रेणी संयोजन में क्या है कि जो हमारा प्रतिरोध 1 का है, इनका दूसरा सिरा जिससे जोड़ा जाना है उसके पहले से जोड़ दे तो सीरीज बन गया। फिर तीसरा की बात कर ले तो तीसरे का पहला दूसरे का दूसरा से हम आगे कितना भी क्रम ले जा सकते हैं, हमारा मन के 50-60 जो भी रहे उसको पूरा ले सकते हैं। ठीक, यदि बात करेंगे समांतर संयोजन की, तो समांतर संयोजन में क्या करते हैं, सबको उठा के पास में लाएंगे। पहले का पहला मतलब कि इनका पहला सिरा, सभी का पहला सिरा चाहे 50 संपूर्ण हो, तो सभी का पहला पहले सिरे पे, दूसरा सबका दूसरे पे। जैसे यहाँ पे इसको यहाँ उठा ला, एक क्रम में लिख दिया इसे करके। ठीक, यहाँ पे सबको पकड़ के लाए, एक सिरा यहाँ पकड़ लाए, एक से उठा करके एक पकड़ लिए। ठीक, अब हमको यहां तक डाटा चाहे जितना भी हो, मान लेते हैं कि n डाटा का n ओम है, मतलब कि n प्रतिरोध है, तो ऐसे करके हम जोड़ सकते हैं यहाँ पे। ठीक, ये क्या हो गया आपका समांतर संयोजन। ये क्या है, समांतर क्रम। और ये क्या है, श्रेणी क्रम। अब यहां पर जो है इनका डेरिवेशन आपको पूछा नहीं जाएगा, तो लेकिन समझना जरूरी है क्यों आया कहां से। तो अगर डेरिवेशन की बात ना करें यहाँ पर, क्योंकि आपको डेरिवेट नहीं पढ़ना है, सिर्फ चीजों को समझना है। इस दौरान में जो होगा प्रतिरोध पर क्या फर्क पड़ेगा, क्या होगा, क्या घटेगा, इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। यदि श्रेणी क्रम में रहता है तो प्रतिरोध का मान क्या बढ़ जाता है। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मान, जितने भी प्रतिरोध ऐड करते जाएंगे 4-5, उतना प्रतिरोध का होगा हमारा बढ़ता जाएगा। क्या होगा भाई, जितने प्रतिरोध को ऐड करते जाएंगे, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस उतने ज्यादा होगा, हमारा प्रतिरोध का मान बढ़ता जाएगा। तो इस दौरान में प्रतिरोध जो होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R इक्विवेलेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं। इक्विवेलेंट का मतलब हुआ हमारा तुल्य प्रतिरोध। क्या होगा, श्रेणी क्रम में अगर तुल्य प्रतिरोध की बात कर लेंगे तो R1, अगर 3 प्रतिरोध है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। यदि 4 है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 हो जाएगा। यदि जो है बहुत सारा प्रतिरोध है, n तक डॉट 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 प्लस Rn। ठीक, जितना भी हो सबके लिए एलिजिबल हो गया है। तो इस दौरान में क्या होता है कि सीरीज क्रम में प्रतिरोध का मान क्या होता है, बढ़ जाता है पूरा पूरा। ठीक, अब प्रतिरोध का मान बढ़ता है और यहां पर क्या होता है, हाँ अब बात आती है प्रतिरोध का मान बढ़ गया, ठीक है, इतना समझ में आता सभी लोगों को। लेकिन प्रश्न आता है कि सीरीज क्रम में जुड़ गए तो उस दौरान में होगा वोल्टेज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक, उसके बाद से आपका दे देगा कि धारा में क्या फर्क पड़ेगा। तो धारा की बात जब आएगा तो जो धारा यहां बह रही है वही धारा यहां भी बहेगी, चाहे आप प्रतिरोध कितनों भी संख्या न बढ़े धारा। ठीक, तो यहां पर देखिए जो धारा यहां है वही धारा यहां भी होगी, इसमें सब में बराबर होगी, लेकिन वोल्टेज अलग अलग हो जाएगा। वोल्टेज अलग, जैसे यहां पर अगर इनके अक्रॉस वोल्टेज V1 है तो यहाँ V2 हो जाएगा, V3, मतलब अलग अलग हर प्रतिरोध के अक्रॉस वोल्टेज अलग अलग होगा। थोड़ा इसका डेरिवेशन देख भी लेते हैं क्योंकि समझना जरूरी है। यहाँ पर 2 मिनट समझ दीजिए, इनका मैं डेराइव करके समझाता हूँ थोड़ा अच्छे से। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर संयोजन को देख ही लेते हैं। पहला बात करते हैं श्रेणी क्रम, बस 2 मिनट समझ लीजिए, दिखा देता हूँ आप लोग क्योंकि जानना जरूरी है थोड़ा सा इसके बारे में। हालांकि आपको परीक्षा में इसके पूछा नहीं जाएगा, लेकिन थोड़ा सा चीज जान जाइए कि कहां से आया क्या चीजें। हम मान लेते हैं भाई हमारे पास क्या है, 3 प्रतिरोध है, R1 R2 और R3। R1 मान लेते हैं इसका, R2 और ये R3 तीनों का है, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। उसके अक्रॉस जो है वोल्टेज प्लस माइनस भी दर्शा देते हैं। ठीक, जिससे अगर मान लेते हैं प्लस माइनस की बात करते हैं, इसको मिटाते हैं। जिधर साइड बड़ा वाला लकीर होती है प्लस चार्ज होता है, छोटा वाला होता है नेगेटिव चार्ज होता है। अब यहां पर देखिए प्रतिरोध अगर आपका श्रेणी क्रम में है
तो धारा हर जगह समान होगी। धारा क्या होती है, प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में, किस क्रम में धारा समान होता है, किस संयोजन में धारा समान होती है, किस क्रम में, आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि किस क्रम में प्रतिरोधों के किस संयोजन में धारा समान होती है, धारा समान होता है या फिर धारा के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आंसर हमारा क्या होगा, श्रेणी संयोजन। ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, किस क्रम में प्रतिरोध क्या होता है, समान होता है, मतलब कि प्रतिरोध प्रभावित नहीं होता है, तो श्रेणी क्रम में। ठीक, ये चीज समझ लीजिएगा। अब देखिए, यदि यहाँ पर धारा आई बह रही है, मान लेते हैं कि चालक जो है हमारे पास 3 तार हैं, अरे प्रतिरोध तीनों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ दें, R1 R2 और R3 है, तो जो धारा यहाँ जाएगी वही धारा यहाँ पर निकल जाएगी। तो यह एक प्रश्न बनता है कि प्रतिरोध जो है किसमें समान होते हैं, तो श्रेणी क्रम में धारा समान होते हैं। लेकिन वोल्टेज हर एक प्रतिरोध के लिए क्या अलग अलग होगा। यहाँ से इनके अक्रॉस VA मान लेते हैं, और ये इनके अक्रॉस ABC मान लेता हूँ, चलिए A, B और C और D। तो यहाँ से मान R2 के अक्रॉस वोल्टेज VB और R3 के अक्रॉस का वोल्टेज VC। ठीक, क्या होगा, VC। अगर यहाँ पर जो है तो, लेकिन हाँ, अब देखिए वोल्टेज सबका अलग अलग होगा, तो जो मान लेते हैं कैपिटल V है सबका अलग अलग होगा, कैपिटल V सबको ऐड बाय जो, हाँ, यहाँ वोल्टेज वही वोल्टेज 3 भागों में बट रहा है, क्या 3 भागों में हमारा बट रहा है। ठीक, तो देखिए यहां पर हम लोग लगाते हैं एक चीज, नियम होता है जिसको हम लोग KVL बोलते हैं, आप सुने होंगे, या फिर किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का नियम मतलब एक बंद पास में सभी जो हमारा सभी प्रतिरोधों के क्रॉस वोल्टेज का योगफल बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। फिर 0 का मतलब कि जो V है वही 3 भागों में बट रहा है, तो V बराबर VA प्लस VB प्लस VC होगा। ठीक, V बराबर VA प्लस VB प्लस VC, ये होता है KVL के नियम के अनुसार। भाई अलग अलग है, दिन में से घटाते हैं वैल्यू तो क्या होगा, 0 आएगा। ठीक, जो यहाँ पर अलग अलग है ना तीनों का, तो इन तीनों को ऐड कर इसमें घटाएंगे तो V माइनस, अगर इसको पक्षात्मक करते हैं V माइनस VA प्लस VB प्लस VC बराबर क्या होगा, 0। ये होता है हमारा किरचॉफ वोल्टेज नियम। अब ये नियम लगाएंगे भाई तो सब जुड़ जाएगा, तो VA बराबर क्या आ गया, अब इनके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, I प्रतिरोध I है, प्रतिरोध अरे सॉरी यहाँ पर धारा क्या है, I सब में बराबर ही है, I R1 है, तो V बराबर I हो गया R1 बस, इससे क्या है I R2 हो गया, प्लस यहाँ प्लस I R3 हो गया। I कॉमन निकाल लेंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया हमारा बराबर V। इसको पक्षांतर इधर कर देंगे, V बटा I बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। V बटा I क्या होता है, R बराबर, तो R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये होता है हमारा श्रेणी संयोजन का प्रतिरोध। अब इससे अब देखिए यहां से प्रश्न आता है कि इस क्रम में जो है प्रतिरोध को जोड़ने पर प्रतिरोध का मान बढ़ता है, तो प्रतिरोध का मान हमेशा बढ़ता है श्रेणी क्रम में। प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, धारा में जो धारा है वही रहेगी। ठीक, फिलहाल तो वही रहेगी, बाद में बढ़ने के बाद घटेगी बढ़ेगी वो बात अलग है। ठीक, ये चीज समझ में आ गया। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं समांतर का, थोड़ा बड़ा बनाते हैं इसको। जल्दी बना रहे, आप जो ड्राइंग मत आइएगा हम राइटिंग में, यहाँ से क्योंकि राइटिंग से यहाँ कोई मतलब नहीं है फिलहाल में। अब मान लेते हैं हमारा क्या बन गया, R1 R2 और R3। तो यहाँ पर हमारा लगता है KCL, जिसको हम लोग किरचॉफ करंट लॉ कहते हैं। किरचॉफ करंट लॉ होता है कि अगर मान लेते हैं कि एक तार यहाँ से यहाँ आ रहा है, धारा अगर 3 भागों में बट रहा है, यहाँ से 3 भाग 4 भाग जितने भागों में बट रहा है, तो यहाँ जो धारा इनकमिंग करंट जो आने वाली धारा है सभी आउटगोइंग करंट के योग के बराबर होगी, या फिर उनका बीजगणितीय योग 0 होगा। ठीक, I1 प्लस I2 प्लस R3, जितने भागों में बट रही है उतने भागों में योगफल। ठीक, तो वही चीज यहाँ पर है, यहां से हमारा करंट आया I, अब ये 3 भागों में बट गया, इसके अक्रॉस I1 हो गया, इसके अक्रॉस I2 हो गया, इसके अक्रॉस I3 हो गया। अब लेकिन जो वोल्टेज है वही रहेगा सब में, जो वोल्टेज V है वही तीनों, तो श्रेणी क्रम में वोल्टेज नहीं बदलता है, मतलब वोल्टेज 3 भागों में नहीं बटेगा, वही रहेगा, और प्रतिरोध बढ़ जाएगा, धारा बढ़ जाएगा। यहाँ पे क्या था आपका
वोल्टेज 3 भागों में बटा था, सबके योग के बराबर आया था और धारा वही थी। तो यहाँ पर जोड़ देंगे तो इसके अक्रॉस वोल्टेज की बात करेंगे तो क्या होगा भाई, हमारा I1 हो जाएगा आर I1 R1, इसके अक्रॉस नहीं धारा की बात करें क्योंकि वोल्टेज सब में सेम रहेगा। आई बराबर क्या होगा V बटे R1, भी तो समान रहेगा। I1 इसके अक्रॉस बात करेंगे I बराबर V बटे R2 हो जाएगा। ठीक, इनके अक्रॉस I3 की बात करेंगे, तीसरा वाले को V बटे R3 हो जाएगा। तो I बराबर क्या होगा भाई, अब यहाँ पर 3 भागों में अलग अलग बट रहे हैं धारा, तो किरचॉफ करंट ला लगाएंगे तो I बराबर क्या होता है भाई, इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट के योग के बराबर होती है। तो I बराबर कैपिटल I जो R1 प्लस I1 प्लस I2 प्लस I3, I1 I2 I3 का मान रखते हैं V बटे R1 प्लस V बटे R2 प्लस V बटे R3 होगा तीनों। अब यहाँ से V कॉमन निकाल लेते हैं, 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3 आएगा यहाँ से। अब I को V को इधर लाएंगे, I बटे V क्या होता है 1 बटे R के बराबर होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर होता है। ये हमारा होता है श्रेणी क्रम में, अरे समांतर क्रम में। अब अगर देखिए इसको शॉर्टकट तरीका की बात करता है तो अक्सर दे देता है कि 2 ओम की प्रतिरोध के बारे में अक्सर पूछ देता है। तो अगर 2 ओम रहेंगे, अगर एक मतलब 2 प्रतिरोध, अगर एक को हटा देते हैं, इसको एक समय के लिए इसको हटा देते हैं, ठीक समझ गए होंगे। तो अक्सर इनसे प्रश्न देता है तो हम लोग इसको हल करने लगते हैं। उस दौरान में अगर मान लेते हैं, देखिए अगर इसका एलसीएम निकालते हैं तो R1 R2 आता है यहाँ पे, फिर ये R2 प्लस R1 को लिख सकते हैं R1 प्लस R2, एक का है 1 बटे R बराबर। तो R बराबर जो होता है हमारा R1 R2 बटा के R1 प्लस R2, डायरेक्ट सूत्र बनता है हमारा I बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। जब आपको 2 प्रतिरोध दिए गए हों समांतर क्रम में जुड़े हुए, तो आप इनको एलसीएम से लगाने के चक्कर छोड़िए, फटाक से रखिए ये वाला। और इन पर आपको जब पूछा जाता है कि यदि प्रतिरोध 2 प्रतिरोध जो है समांतर क्रम में जुड़े गए हैं तो निम्न में से कौन सा संबंध सही होगा। कभी कभी इसको ना दे करके, इस चीज को नहीं देगा, इसको ना दे करके तो आप कंफ्यूज रहेगा, ये चीज होना चाहिए R1 प्लस 1 बटा R2, वो तो दिया ही नहीं है तो हम गलत कर देंगे। लेकिन नहीं, उसको इस रूप में कन्वर्ट करके आ सकता है, परीक्षा में पूछ देगा कि ये 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो निम्न में से कौन सा संबंध जो है समांतर क्रम के संयोजन के लिए सही है। ठीक, तो ऐसे दे देगा R बराबर R1 R2 बटा R1 प्लस R2। आपको इस चीज को याद कर लेना है क्योंकि ये भी रहेगा, मतलब उसमें से हटा देगा, ये आपको प्रश्न आ सकता है। क्या है, इंपॉर्टेंट प्रश्न एक तरीके से ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि क्या होता है, तो इस चीज को आपको पता होना चाहिए। ठीक, अभी आपने देखा प्रतिरोध का संयोजन। अब देखिए प्रतिरोध किन किन चीजों पर निर्भर करती है, चीज समझना बहुत जरूरी है कि भाई किस चालक का प्रतिरोध किन किन चीजों पर निर्भर करती है। तो हमने क्या बताया भाई, प्रतिरोध आ रहा था आपका, प्रतिरोध आ रहा था, ये तो पता ही हो गया। किस चालक तार का प्रतिरोध जो होता है उस चालक, मान लेते हैं कि ये लंबाई है, क्या लंबाई, ये क्या है, चालक तार है। किसी चालक तार का प्रतिरोध जो होता है उस चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है। पहला क्या होता है कि भाई प्रतिरोध किन किन चीजों पर निर्भर करता है, प्रतिरोध की निर्भरता। एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि भाई किन किन चीजों पर किस प्रकार से निर्भर करता है, और इनसे यहाँ से एक न्यूमेरिकल बनता है, अक्सर पूछा जाता है, लगभग हर साल एक प्रश्न इससे निर्भरता से पूछा जाता है जरूर से जरूर। या तो आपसे थ्योरी दे देगी या तो एक न्यूमेरिकल जरूर देता है, इस चीज को लिखित लीजिए आप। प्रतिरोध की निर्भरता है भाई, प्रतिरोध किन की चीजों पर, किन भौतिक राशियों पर निर्भर करता है। भौतिक राशि हम वहां पर धारा और की बात छोड़ देते हैं, अभी धारा वोल्टेज की बात नहीं करते, जो तार दिया गया उसी तार की बात करें, चालक तार। तो प्रतिरोध जो होता है किसी चालक तार का प्रतिरोध उस चालक तार की लंबाई के सीधे समानुपाती होता है। क्या होता है, R प्रोपोर्शनल L, क्या होता है, इक्वेशन 1 मान लो। ठीक, किसी चालक तार का प्रतिरोध उस चालक तार के लंबाई के समानुपाती होता है। दूसरा, उस चालक तार के जो होता है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, यानी कि मान लेते L लंबाई तो है ये समझ गए, लेकिन यहाँ पे जो मोटाई है ये, इसकी एरिया, भाई कानर पर मोटाई होगा कुछ ना कुछ, उसकी एरिया को मान लेते हैं A। क्या मान लेते हैं हम लोग A। तो चालक तार का प्रतिरोध जो होता है चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो R प्रोपोर्शनल 1 बटा A।
क्या होता है, आर प्रोपोर्शनल 1/a। ठीक, दूसरा, अब हम दोनों को मिला देते हैं अगर हम लोग, तो आर प्रोपोर्शनल L/A आएगा। यहाँ पे आर प्रोपोर्शनल दोनों को मिला देते हैं, आर प्रोपोर्शनल L/A आएगा। अब इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हटाते हैं तो एक नियतांक आता है। क्या आता है, एक नियतांक। तो आर बराबर, नियतांक क्या आता है, रो इंटू L/A। आर बराबर रो इंटू L/A। अब यहाँ पर रो क्या है, रो उस चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध होता है। क्या होता है, उस चालक तार का विशिष्ट, ये अंदर की बात होती है, उसकी विशिष्ट प्रतिरोध। रो क्या है आपका, विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। पूछा जाता है अक्सर करके परीक्षा में कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक जो होता है 1/ओम होता है। क्या होता है, 1/ओम, या फिर इसको महो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, महो। क्या बोलते हैं इसको, महो। आपसे पूछा जाता है कि भाई विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है। ठीक, इस विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, महो होता है। अब एक प्रश्न में पूछ जाता है कि भाई किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन भौतिक राशियों पर निर्भर करता है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। आर बराबर रो, आर प्रोपोर्शनल एल, यानी चालक तार का प्रतिरोध चालक तार की लंबाई के सीधा समानुपाती होता है। दूसरा, उस चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हम ये मान लें। अब यहाँ पर एक चीज और आएगी भाई, ये तो आपका क्षेत्रफल होगा, पूरे की बात कर, लेकिन भाई क्षेत्रफल चालक तार होगा तो उसका कुछ ना कुछ जो है रेडियस होगा, कुछ ना कुछ, तो रेडियस आर मान लेते हैं अगर। तो देखिए, अगर ये चीज देखा जाए तो यहाँ पर एक सर्किल का आकार का है किनारा, तो सर्कल का वृत्त होता है, सर्किल का प्रतिरोध होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ए के जगह हम क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर लिखना पड़ेगा, फिर पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो आर बराबर रो इंटू L/R स्क्वायर भी होता है। यानी कि अगर इसको दर्शाया जाए तो ये भी हो सकता है आर प्रोपोर्शनल 1/R स्क्वायर, जहां आर क्या है, चालक तार की मोटाई और त्रिज्या है। और क्या, तो किस चालक तार का प्रतिरोध जो होता है उस चालक तार की त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती भी होता है। और यहाँ पर एक प्रश्न आता है, बहुत अक्सर करके पूछता है, यदि यहां से पूछे भाई चालक तार की लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मान लेते हैं कि आर बराबर यहाँ पर आर है, ठीक, जो भी है आर बराबर आर। यदि लंबा, ये कब है, जब लंबाई ही है। यदि लंबाई को 2 गुना कर देते हैं तो चालक तार का प्रतिरोध क्या हो जाएगा। यहां से प्रश्न आता है, और अक्सर यहां से ढेर पूछा जाता है कि किसी चालक तार की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तो चालक तार के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए, त्रिज्या को 2 गुना करेंगे तो ये तो बटे हो गया, यहाँ पर 2 आर करेंगे, 2 आर का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, 1/4 होगा, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती है तो उल्टा हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि अगर यहाँ एल का मान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान 2 गुना होगा। मतलब कि लंबाई को 2 गुना करेंगे तो फिर आपका प्रतिरोध 2 गुना होगा, 2 गुना होगा। लंबाई आर को एल बढ़ाएंगे तो आर भी बढ़ेगा, अनुपाती का मतलब ये हुआ। और यहाँ क्या है, यदि हम जो है स्मॉल आर को बढ़ाते हैं तो कैपिटल आर का होगा, घटेगा। किस रूप में घटेगा भाई, वर्ग के रूप में घटेगा। यहाँ से बस ये चीज समझ लीजिए, इसका डेरिवेशन न्यूमेरिकल्स आता ही है। समझना क्या है, क्योंकि ऑप्शन देखते आपको टिक करना, लगाना नहीं वहां पे भाई। आपको लगाने का मतलब समय नहीं रहता वहां पे, हमको 100 प्रश्न है, समय 2 घंटा है। IRT का एग्जाम देना है तो वहां पर 1.5 घंटा है, आपको समय 75 है, क्योंकि सारे न्यूमेरिकल्स ही है। आपको मैथ का 50 क्वेश्चन करना है ना, 25 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के हैं, 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री का है, तो उतना समय नहीं रहता कि एक एक प्रश्न लगाते चले। तो ये चीज आपको बेसिस होना चाहिए। अब देखिए, यदि हम जो है प्रतिरोध को, अरे ये क्या, त्रिज्या को 3 गुना करेंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, त्रिज्या को 3 गुना कर दें हम लोग, 3 गुना, तो 3 गुना करेंगे तो 1/3 का स्क्वायर करेंगे, 1/9 हो गया। यानी कि हम जो है त्रिज्या को 3 गुना करेंगे तो प्रतिरोध 1/9 गुना हो जाएगा। क्या होगा, 1/9 भाग या फिर 9 गुना हो जाएगा। त्रिज्या को 3 गुना करने पर प्रतिरोध 1/3 होगा। त्रिज्या को 2 गुना कर दे, त्रिज्या को 2 गुना कर दे तो प्रतिरोध का होगा 1/4 होगा। ये प्रश्न जनरली जो है अक्सर पूछा जाता है आपके परीक्षा में,
एक कंफर्मेशन है कि यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। क्यों? देखिए, क्योंकि देखिए जो प्रतिरोध में पाई आर स्क्वायर लिखे हुए हैं तो पाई पाई तो नियत रहेगा भाई, ये तो बदलने बदलना ही है, हर समय वही रहेगा, लेकिन यहाँ पे ये चीज आना चाहिए आर प्लस वन अपन आर। तो अगर यदि जो है चालक तार की मोटाई, इसी को मोटाई कहते हैं, त्रिज्या न करके मोटाई कहते हैं, बात वही चीज है, मोटाई की बात कर रहे हैं भाई। यदि कह देता कि किस चालक तार की मोटाई को 4 गुना कर देगा तो चालक तार का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो 4 गुना कर देंगे 1/4 हो गया, स्क्वायर कर देंगे 4 का 16 यानी कि 1/16 हो गया। तो चालक तार की मोटाई को 4 गुना कर देंगे, क्या होगा, 4 गुना कर देंगे तो प्रतिरोध 1/16 भाग हो जाएगा। अब यदि चालक तार की मोटाई को आधा कर दिया जाए, क्या कहते हैं, आधा, आधा मतलब आधा करने का मतलब 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। अब यहां पर जो है कि सीधा तो समझ में आ ही गया आपको भाई, प्रतिरोध को 2 गुना कर रहा है, 3 गुना कर रहा है तो क्या फर्क पड़ रहा है, वही चीज अब आधा कर देगा तो क्या होगा। यहां से एक प्रश्न जरूर बनता है आपको, समझ लीजिएगा मात्रक उत्तर क्या है पूरा। देखिए आर प्रोपोर्शनल 1/r², तो पता हो गया आपका, जहां का है तार की मोटाई है आर, ठीक। यदि हम ये बता रहे थे कि 2 गुना कर रहे थे 1/4 होगा, 3 गुना करेंगे तो 1/9 भाग होगा किसकी, त्रिज्या यानी मोटाई की। अब यदि यहाँ पर मोटाई को आधा कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, यदि चालक तार की मोटाई को आधा कर दिया जाए तो चालक तार के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हम 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो नीचे 1/4 हो गया, 1/1/4 यानी कि ऊपर चल जाएगा भाई। अब इसको गुणा करेंगे तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो गुणा भाग हो जाएगा ना, तो गुणा हो जाए तो ऊपर चलेगा नीचे हो जाएगा, यानी कि 4 गुना हो जाएगा, ठीक। जिससे कि भाई 1 गुणे 4/1 4 हो गया, ठीक। तो यदि जो है चालक तार की मोटाई को हम आधा करेंगे तो मोटाई आधा करेंगे, आधा तो प्रतिरोध का होगा 4 गुना हो जाएगा, प्रतिरोध का हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा, ठीक। यदि है मोटाई को हम 1/3 भाग कर रहे हैं, मोटाई को 1/3 कर रहे हैं तो प्रतिरोध का हो जाएगा 9 गुना हो जाएगा, क्योंकि 1/3 का 1/9 यानी कि ऊपर कर देंगे तो 9 गुना हो जाएगा। ये चीज यहाँ से प्रश्न आते रहते हैं, इसको याद कर लीजिए, कुछ करना नहीं है, आप वहां पर हल मत करने लगेगा, ठीक। ये चीज समझ आ गया। लंबाई को 2 गुना करेंगे प्रतिरोध 2 गुना होगा, लंबाई को आधा करेंगे प्रतिरोध आधा होगा, लेकिन यहाँ पर सिलसिले यहाँ पर ये वाला प्रश्न ज्यादा पूछा जाता है कि तार की मोटाई को आधा करेंगे तो तार का प्रतिरोध क्या होगा, तो 1/4 हो जाएगा। यदि तार की मोटाई को 2 गुना करेंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, तार की मोटाई को 2 गुना कर देंगे तो प्रतिरोध 1/4 हो जाएगा, ठीक है। 3 गुना करेंगे तो 1/9 भाग हो जाएगा। यदि तार की मोटाई का आधा कर दें तो प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा, तार की मोटाई को 1/3 कर दें, 1/3 भाग कर दें तो प्रतिरोध का हो जाएगा 9 गुना हो जाएगा। यहां से एक प्रश्न जरूर बन के आता है परीक्षा में आपके। अब देखिए यहाँ पर 2 ठो फिगर बना हुआ है, पहले में पूछ रहा है कि परिपथ में जो है प्रवाहित धारा तथा जो है 4 ओम के क्रॉस वोल्टेज, मतलब इसमें वोल्टता कितना होगा 4 ओम वाले प्रतिरोध में, और दूसरा कह रहा है कि इनका तुल्य प्रतिरोध। ऐसे प्रश्न अक्सर पूछ जाते हैं। हम बात करेंगे पहले ऊपर वाले की फिर नीचे वाले की। अब यहाँ पर देखिए कि इस प्रतिरोध यहाँ पे आती है, पहले सवाल कर लेंगे। देखिए कि इनका एक सिरा यहाँ पर इकट्ठा कर जोड़ दिया गया, इनका एक सिरा इकट्ठा करके यहाँ जोड़ दिया, कौन सा प्रतिरोध हुआ भाई, अरे कौन सा क्रम हुआ, समांतर क्रम। क्योंकि यदि सभी का पहला सिरा सभी के दूसरे से, मतलब कि सभी का पहला एक जगह, सभी प्रतिरोध का दूसरा एक जगह जोड़ देते हैं, वो क्या होता है आपका समांतर क्रम हो जाता है। तो ये आपका क्या है, समांतर क्रम का है। तो अब यहाँ का समांतर क्रम में 2 प्रतिरोध हो गए, तो फार्मूला क्या बनता है, डायरेक्ट बताया हम 2 प्रतिरोध, R1 R2 बटा के R1 प्लस R2, R1 R2 बटा R1 प्लस R2 डायरेक्ट निकल जाएगा। तो 2 गुणे 2 बटा के 2 प्लस 2 यानी 4 हो जाएगा, तो 4/4 इनका क्या हो जाएगा 1 ओम, यहाँ पर जो 1 ओम हो जाएगा। तो इसको अगर फिगर को अलग बनाए तो ये 1 ओम हो गया, 1 का हो गया 4 ओम हो गया।
और एक कहा बना ले हम लोग 10 वोल्ट लगा ले यहाँ पे। ठीक, देखिए अब तुल्य प्रतिरोध की बात करेगा तो तुल्य प्रतिरोध अब देखिए श्रेणी क्रम बन गए, क्योंकि इनका पहला सिरा इनका दूसरा इनके पहले से जुड़ा हुआ है। इस तुल्य श्रेणी क्रम में क्या बोले हम लोग, R1 बराबर R1 प्लस R2 यानी 4 1 का हो गया 5 ओम, तो टोटल प्रतिरोध क्या हो गया 5 ओम हो गया। तुल्य प्रतिरोध की बात करता है तो 5 ओम होगा यहाँ पे। ठीक, इसको तो मैं समांतर क्रम में है तो फार्मूला लगा R1 R2 बटा R1 प्लस R2, तो ये 2 ओम हो गए पूरा का, अरे 1 ओम हो गया, 1 और ये 4, मतलब इन दोनों की जगह पे 1 ओम लिख सकते हैं। अब ये कहा श्रेणी क्रम बन गया, तो श्रेणी क्रम बन गया सीरीज कॉम्बिनेशन, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगा, तो यानी कि आपका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 5 ओम हो गया। यहाँ पे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका 5 ओम हो गया। अब इनके बाद हम देखेंगे फिर धारा कितना है। धारा क्या होती है, धारा मतलब कि करंट सब में सेम होगा। ठीक, जो यहाँ से निकल के आ रही है, अब ऐसी सर्किट बन गया तो अब जो धारा यहाँ जाएगी वही धारा यहाँ भी जाएगी। अब देखिए तो जो यहाँ धारा वही धारा यहाँ भी जाएगी। धारा के लिए फार्मूला क्या भाई, धारा V बटा R होता है ओम का नियम से, I बराबर V बटा R। V का मान 10 ओम दिया हुआ, अरे 10 वोल्टेज दिया हुआ है, यहाँ पर वोल्टेज 10 दिया हुआ, 10 बटा के 5, यानी कि धारा I का मान कितना 2 एम्पियर हो गया। तो इस चालक जो प्रतिरोध आपका सर्किट बना हुआ है, इस सर्किट पूरे सर्किट में धारा कितना 2 एम्पियर हो गई। पहला हो गया ऑप्शन 2 एम्पियर, यदि दिया होता मतलब ऑप्शन तो नहीं दिया इसमें, तो 2 एम्पियर हो गया। उसके बाद कह रहा है कि 4 ओम में एक रास वोल्टेज। अब देखिए सीरीज क्रम में है तो हर प्रतिरोध के लिए वोल्टता अलग अलग होगी। अब इसके एक रास बात कर रहा है वोल्टता, तो वोल्टता V/I/R होता है, तो 2 एम्पियर R का मान 4, भाई इसके लिए कर रहा है तो 4 होता। अब इसके लिए पूछता तो इसके लिए कहा तो 2 गुणे 1 होता। इनके लिए V/I/R 1 R होता, 2 वो भी हो गया I का मान 2 R का मान 1, तो इनके क्रॉस वोल्टेज 2 वोल्ट हो गया, इनके क्रॉस वोल्टेज 8 हो गया, 8 2 10 टोटल। अगर हम लोग सम देख ले अंतर पूरा 10 जो निकल रहा है पूरी निकल गया। ठीक, तो इनके क्रॉस अगर वोल्टेज करेगा, जो पूछा जा रहा है आपसे कि 4 ओम के प्रतिरोध में धारा अरे क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, तो इनका वोल्टेज 4 ओम हो जाएगा और में जो परिपथ में धारा होगी 2 एम्पियर होगी। यदि पूछता 1 ओम के क्रॉस पूछता, 1 ओम के क्रॉस में 2 वोल्ट होता। ठीक, आपसे इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। अब देखिए सेकेंड वाला प्रश्न ऐसा बना हुआ है, देख लीजिए ऐसा बना हुआ ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। अब देखने समझ नहीं आ रहा कि ये श्रेणी क्रम है समांतर क्रम है, लेकिन अभी मैं बताया हूं भाई, अगर एक का सिरा का 1 नंबर दूसरे के 2 से जुड़ा हुआ उस दौरान श्रेणी क्रम होगा। देखिए यहाँ पे इनका ये मान लेते इनका पहला सिरा है, इनका पहला सिरा, इनका दूसरा सिरा इनके पहले सिरे जुड़ा हुआ ना, देखिए इनका दूसरा सिरा है, इनका पहला सिरा, मतलब कि ये दोनों क्या है आपके सीरीज कॉम्बिनेशन में बन गए। 100 ओम और 60 ओम क्या हो गए सीरीज में। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए प्रतिरोध क्या होता है R1 प्लस R2, यानी कि इनका मान 100 प्लस 100 160 ओम हो गया। तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं 160 ओम ये, और फिर यहां से 40 ओम बना सकते हैं हम जो है। अब इस फिगर को हम ऐसे भी बना सकते हैं, क्योंकि आपको सरल अगर ऐसे देता सभी लोग कर लेते हैं, लेकिन ऐसे घुमा के दिया गया, इसको पकड़ना है हमको। तो अब 160 ओम हो गया, एक हो गया 40 ओम। अब कह रहा है कि तुल्य प्रतिरोध निकालना है ए और बी के बीच में, तो अब ये क्या हो गया हमारे सीरीज में हो गए, अरे पैरेलल में हो गए। पैरेलल के लिए क्या हो गया भाई 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, 1/60 प्लस 1/40 और फिर 1/60 160, तो एलसीएम 160 ही होगा यहाँ पे भाई, 4 बार जाएगा, 4 1 5 हो गया हमारा, तो 5/160 32 पाँचे कितना होता है 160, तो 1/132 हो जाएगा, 132 हो जाएगा, और ये 1/R बराबर है, तो R बराबर का होगा उल्टा हो जाएगा इसका, तो 32 ओम। तो ए व बी के बीच जो हो गया प्रतिरोध हमारा कितना होगा 32 ओम। ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध पूछेगा तो हमारा कितना हो जाएगा 32 ओम हमारा प्रतिरोध आंसर हो जाएगा। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विदा। इस प्यारे से सेशन से अपना ख्याल रखिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए जुड़े होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।